नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बहुत ही शानदार टॉपिक और शानदार श्रृंखला द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे चल रही है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, जिससे ये पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और बेल आइकन ऑन ज़रूर करें दोस्तों, जिससे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आधुनिक भारत के इतिहास पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे डिपार्ट का हो, चाहे वो अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर आपके यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो। मैं ऐसे कंबाइंड लेके क्वेश्चन चल रहा हूँ दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे भी आप अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कथन क्या है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। तीसरा, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको उसका उत्तर देना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो जो प्रसिद्ध था वो इसलिए प्रसिद्ध था कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था दोस्तों। तो आपका ये सही हो जाएगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच जो झगड़ा था, उसको सुलझाया नहीं गया था दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था। तो इसमें केवल पहला हो जाएगा सही। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया, वेद त्रुटिहीन है। तो पूर्ण से आपको उत्तर का चयन करना है कि पहला सही है, पहला और दूसरा, केवल तीसरा, यह सभी। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ब्रह्म समाज के बारे में, तो ब्रह्म समाज, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेद के समझ लीजिए कि समक्ष खड़े थे। ठीक है, यानी वेद के साथ खड़े थे, उन्होंने वेद में कोई त्रुटि नहीं निकाली। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? पहला और दूसरा। पहले दूसरा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1989 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि इसकी मतलब, जो त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, उसका क्या कारण था? तो कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो
तो दोस्तों कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित करते हुए शामिल कर दिया गया था। बस समझा, युद्धग्रस्त घोषित किया गया था। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो आपका ऑप्शन इसमें से नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और जो सरकार थी वो सिर्फ 28 माह तक बनी थी। बस समझा रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था। तो दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरित किया गया था, यानी ताकत दी गई थी, विधायनी शक्ति हस्तांतरण किया गया था केंद्र द्वारा प्रांतों को। तो आपका ये सही हो जाएगा। तो कौन सा होना चाहिए, पहला तीसरा। तो पहला तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए क्या उत्तरदायी कारण था। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को न रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया। तीसरा है, बहराम जी मालाबारी और एम जी रनाडे ने यह निश्चय किया कि वे समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाएंगे। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि उसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के गठन किया गया था। इस गठन का उत्तरदायी कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आपके ऑप्शन कथन है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए, इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कि उन्होंने किन दलों की स्थापना की थी, तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसकी स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद इन्होंने किया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो दूसरा और तीसरा राइट होना चाहिए। तो दूसरा तीसरा किस ऑप्शन पे दे रहा है, बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पहले यानी पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए रैयतवाड़ी बंदोबस्त की, तो देखिए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं दोस्तों। तो तीनों ही बातें कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1982 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, यानी कि मरने से पहले 1982 में महात्मा गांधी ने
मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया। दोस्तों एक बात बताइए, गांधी जी को फांसी कब दी गई थी? पहली बात तो गांधी जी को फांसी नहीं दोस्तों, गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन का जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिए। ये 1982 नहीं, ये 1931 होगा प्यारे दोस्तों। बस समझ में आ रही है? ये क्या होगा? 1931 होगा। इसको 1931 कर लेते हैं, ये 1931 होगा। अब सही है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देते हैं कि वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों किया था? तो इन्होंने प्रधानतया जो उपवास किया था वो इसलिए किया था कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इरबड बिल विवाद किससे संबंधित है? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप सॉरी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए इल्बर्ट बिल विवाद की, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट के विषय में कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये कथन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो ये गलत हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही, बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन है कि प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा है सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तीसरा महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। चौथा है भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सम्राट जॉर्ज द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्त की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और लंदन में गोल मेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? आपको इसका जवाब देना है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को अस्वीकृत किया गया। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा यानी 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो कौन सा कूट सही होगा? प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के उद्देश्य की,
तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये दोनों ही उनके उद्देश्य थे। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे दे रहा है, पहला और दूसरा, यानी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गदर क्या था? ऑप्शन है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन था जो सिंगापुर से संचालित होता था, गदर जो है वो एक उग्रवादी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। डी है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो गदर क्या था? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात की जाए गदर की, तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय फ्रांसिस्को में था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, नीचे दिया गया कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, रॉलेट अधिनियम के सत्याग्रह के संबंध में रॉलेट अधिनियम सेडियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, तो ये गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा, कि केवल पहला सही है। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? पहला है दादा भाई नौरोजी, श्री सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, बात की जाए निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था, तो दादा भाई नौरोजी भी थे, श्री सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त तीनों थे। तो यह किस ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और कारों के अपवचन यानी विवेचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में, तो ये तीनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो इस लिहाज से आपका उत्तर जो होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन है वी ओ चिदम्बरम पिल्ले, श्री राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। फटाफट से उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो दोस्तों, जिसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था, वो थे श्री राज गोपालाचारी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, बात की जाए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष श्री बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये कौन से कथन पे ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट करने से परिभाषित किया? पहला है, न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति के पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ, और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट करके परिभाषित किया है?
तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो इसने जिसको परिभाषित करने का प्रयास किया है वो क्या है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्यारे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका पहला कथन है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों बात की जाए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में, तो इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, ये कथन बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो ये गलत हो जाएगा। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है दोस्तों। तो ये ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव, यानी कि नरम दल और गरम दल दो दल बने। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, तो ये हुआ था प्यारे दोस्तों आपके स्वदेशी आंदोलन के कारण। तो स्वदेशी आंदोलन ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज ने जो संगठित किया था वो किया था पंजाब में किसान आंदोलन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। पहला है सामाजिक सुधार, शैक्षिक प्रशासन में सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या फिर संवैधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जिससे संबंधित था वो है प्यारे दोस्तों आपका संवैधानिक सुधार से। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरेलियल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन के नियंत्रण में कमी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी स्थापना से है, आपको इसका उत्तर देना है। यानी केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की, तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी। टेबेरियन ऑफ न्यू डिस्पेंशन के नियंत्रण में कमी किसने किया था। तो दोस्तों ये केशव चंद्र सेन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो केशव चंद्र सेन ने की थी दोस्तों। तो ये आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चैनल से जुड़ने का प्रयास करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम और अच्छा करने का प्रयास करें दोस्तों। तो मंजिलों से चल कर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ये टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।